मैं हूं अनुराग मालवीय और आज हम मध्य प्रदेश यानी कि देश के दिल की एक ऐसी गंभीर समस्या, एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि सामाजिक चिंतन का विषय है। सियासी गर्माहट इस पर जरूर है, लेकिन कदम सरकार से लेकर आम जन को भी उठाने पड़ेंगे। सिर्फ पुलिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दरअसल ये मसला है मध्य प्रदेश में लगातार आ रहे धर्मांतरण के मामलों का, और इसमें जिस तरह का ये पूरा की पूरा अपराध है, ये इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना संगठित है कि पुलिस अकेली इससे लड़ने में कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन इतने सारे मामले किस तरह से हो रहे हैं, सबसे पहले हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में हमारे साथी गौरव गुप्ता हैं, लगातार इस मामले पे रिपोर्टिंग करते आए हैं और उनकी एक अपनी समझ है। उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से इस बात को समझा है कि किस तरह का ये पैटर्न है। कभी इसे लव जिहाद कहा जाता है, कभी लैंड जिहाद कहा जाता है, कभी कई सारे मसले हैं। क्या कारण है, किस तरह से अपराध हो रहा है, पहले इसको समझ लीजिए गौरव से। गौरव, अगर हम देखें एक साल का ये जो इतिहास है, ये मतलब कहीं ना कहीं अब एक सियासी उबाल हो गया है, लोगों में डर भी आ गया है, पेरेंट्स में डर आ गया है, मामले सामने आ रहे हैं। कैसे इसकी शुरुआत हो रही है, किस तरह से ये ऑपरेट हो रहा है और क्या कारण आपको समझ में आए अब तक? देखिए, इस तरह के मामले कोई नए नहीं हैं। सालों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन अभी बस ये है कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है तो इनकी रिपोर्टिंग हो रही है, थानों में मामले जा रहे हैं, फरियादी थाने में पहुंच रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। तो साथ ही साथ अभी इस तरह के मामले हाईलाइट भी हो रहे हैं, और ये वजह भी रही है कि बहुत से लोग ऐसे मामलों से बचे भी हैं, लोग जागरूक भी हुए हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे अपराध की बात करें तो एक संगठित तरीके से इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अगर हम देखें तो जो बागसिवनिया में हाल ही में मामला सामने आया, जिसमें दो सगी बहनों ने दो पीड़िताओं को देह व्यापार में धकेला। आरोप इन पर ये लगे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती एमडी ड्रग्स लेने पर मजबूर किया। उसके बाद अहमदाबाद, मुंबई तक उन्हें सप्लाई किया गया। यहाँ पे छोटे कपड़े पहनकर उनको क्लब्स जाने के लिए मजबूर किया जाता था, और फिर उसके बाद उन्हें ये कहा जाता था कि वो अमीर लड़कों को फंसाएं। इसके अलावा उन्हें ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आई है, क्योंकि इस मामले में देखिए, अगर हम आरोपियों की बात करें, दो आरोपी इसमें हैं, दो सगी बहनें हैं, उनके कुछ साथी हैं जो इस पूरे गिरोह को चला रहे थे। अब पुलिस की जांच में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है। इसमें ये बात भी सामने आई कि जो दोनों महिला आरोपी हैं, पहले एक स्लम एरिया में रहती थी, लेकिन अब एक आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं। इस्लाम एरिया से इतनी जल्दी एक आलीशान ज़िंदगी तक पहुंच पाना कितना आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसा कौन सा रास्ता उन्होंने अख्तियार किया कि वो इतनी जल्दी इतनी अच्छी जगह पर पहुंच गई। आमरीन और आफरीन, ये दो आरोपी महिला हैं। इसके अलावा जो इनका एक पार्टनर है वो इस मामले में गिरफ्तार हुआ है, चंदन यादव। उसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, और जो दोनों पीड़िताएँ हैं उनके ऊपर ये दबाव डाला जाता था कि वो भी अपना धर्म परिवर्तन करें। उन्हें बुर्का पहनकर अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता था, उनको नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इस तरह के आरोप, इस तरह के मामलों में जब लगे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर इतने लंबे समय तक ये सब चल कैसे रहा था। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले हमने देखा था एक निजी कॉलेज का एक बहुत संगीन मामला सामने आया था, जिसमें कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया। वो उस मामले से जुड़े हुए जो वीडियोज़ सामने आए थे, उन वीडियोज़ को जब पुलिस ने भी देखा तो पुलिस भी दंग रह गई थी। पुलिस को भी अंदर से गुस्सा था, इसलिए नहीं कि हिंदू मुस्लिम वाला, इसलिए कि कोई लड़का या कोई इंसान किसी इंसान के साथ इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकता है। किसी इंसान के साथ कितना गंदा व्यवहार हो सकता है। दरअसल यहाँ पे सोच मानसिक गंदगी की है, समस्या यहाँ दूसरी है। लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से गौरव की बातों पे आपने ध्यान दिया होगा तो मजबूरियों का फायदा यहाँ पर भी बखूबी उठाया जा रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसे का लालच दिया जाएगा, उसको भी जिसे अपराध करना है और उसको भी जिसके साथ ये अपराध होना है। यानी कि एक व्यक्ति को एक आलीशान जिंदगी, और उस आलीशान जिंदगी के प्रभाव में कुछ लोगों को फंसाने का एक नया संगीन सिस्टम। और ये संगीन सिस्टम कैसे शुरू हुआ, कब कब हुआ और अब तक के कितने मामले दर्ज हुए, इस पर गौरव ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है जो बताएगी आपको कि कितना सावधान रहने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आप भी कहेंगे और हम भी कह रहे हैं इन रिपोर्ट को देखने के बाद, सावधान एमपी। दो युवती को फंसाकर उन्हें देह व्यापार में धकेला गया। यह मामला धर्मांतरण से भी जुड़ा हुआ है।
क्योंकि पीड़ितों ने यह आरोप लगाया कि उन पर धन परिवर्तन करने का दबाव डाला गया है। मामला बाग सिवनिया थाने में दर्ज हुआ है। इस तरह का मामला पहली बार नहीं बल्कि कई बार भोपाल में ही सामने आ चुके हैं। टीटी नगर और बैरागढ़ में मामला सामने आया। यहाँ नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण का दबाव डाला गया। बाग सिवनिया में ही अप्रैल 2025 में कॉलेज छात्राओं का मामला सामने आया। निजी कॉलेज की छात्राओं को जाल में फंसाकर शोषण किया गया। आरोपी कॉलेज के छात्रों ने पीड़िताओं के वीडियो बनाए और दुष्कर्म किया। यासीन मछली ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुआ तो कई पीड़िताएं उसके खिलाफ सामने आई। मछली परिवार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। अब बाग सिवनिया में फिर से मामला सामने आया है। ये मानना है कि धर्मांतरण और लव जिहाद के ऐसे मामले कोई नए नहीं हैं। लंबे समय से ये घटनाएं हो रही हैं और यही वजह रही कि प्रदेश सरकार 2021 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लेकर आई। इस अधिनियम के बाद प्रदेश भर में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामले दर्ज हुए। हालांकि उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इन घटनाओं को कैसे रोका जाए। देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं भोपाल में जिस तरीके से लगातार लव जिहाद की और धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या कुछ नए खुलासे आने वाले समय में देखने को मिलते हैं। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, गौरव ने कितनी संजीदगी से एक एक मसले पर एक एक मामले के बारे में बताया, समझाया। बकायदा इतने फ्रिक्वेंटली गौरव ये मामले हो रहे हैं, इतनी ज्यादा अगर हम देखें इसकी फ्रिक्वेंसी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप इसमें बता भी रहे हैं कि किसी के पास एक लग्जरी बाइक है, लग्जरी कार है, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। तो क्या एक तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसकी फंडिंग के क्या सोर्सेज हैं, कुछ समझ में? फंडिंग को लेकर अगर हम बात करें तो फंडिंग को लेकर आज तक कभी कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि हम अगर बात करें कॉलेज का एक हाई प्रोफाइल और एक हाईलाइटेड मामला भोपाल में सामने आया था, उसमें पुलिस ने हर एक स्तर पर ये कोशिश की थी, क्योंकि मैंने उस पूरे मामले की बहुत बारीकी से रिपोर्टिंग की थी। हर एक अधिकारी से मैं टच में था, एक एक पुलिसकर्मी जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सभी से मैं टच में था। जो फॉरेन फंडिंग की बात इस पूरे मामले में की जा रही थी, उसमें एक एक पॉइंट पर पुलिस ने सर्च किया था, लेकिन फॉरेन फंडिंग कहीं नहीं मिली थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जिस तरीके से ये लोगों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम कॉलेज के छात्रों की बात करें, एक टीटी नगर में जो मामला आता है वहाँ की बात करें, या इस मामले की भी बात करें जो अभी हाल ही में आया है, तो इसमें जो पीड़िताएँ हैं वो सभी ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं, गरीब परिवार से हैं, या ऐसे हैं जिनके माता नहीं है या पिता नहीं है। तो ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है, ऐसी लड़कियों को टारगेट किया जाता है, और ऐसे लड़कों को टारगेट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और जितने भी आरोपी पकड़ाए हैं उनके पास देखा गया है कि अच्छे घर, बड़ी गाड़ियाँ, पैसा खर्च करने के लिए, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए पैसा, उनको कपड़े गिफ्ट करने के लिए पैसा, अच्छे कपड़े, अच्छे शौक। तो ये सब इतनी आसानी से नहीं आ सकता। और गौरव एक सवाल है मेरे मन में आ रहा है, ये इनके पास पैसा पहले भी था, एक चीज, और दूसरी ये जो लड़के हैं क्या इतने पढ़े लिखे हैं, क्या इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं जो इनके पास ये सारी चीजें हैं? क्या इस पे कभी ध्यान दिया? देखिए सवाल यही है, जब ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये निकल कर आता है कि जो आरोपी हैं वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पूरे शौक पूरे करते हैं, उनके पास पैसा होता है खर्च करने के लिए। तो वो पैसा कहाँ से आता है, तो वो सबसे बड़ा शंका का विषय होता है, और इसीलिए इस पूरे मामले में फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर जाँच की जाती है, फंडिंग को लेकर जाँच की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि फंडिंग को लेकर किसी भी तरह का सबूत पुलिस को अब तक हाथ नहीं लगा। फंडिंग हो रही है तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, किसी को नहीं पता। आप समझ लीजिए कितना स्ट्रांग नेटवर्क है कि ऐसे अपराध करने के लिए पैसा तो दिया जा रहा है, लेकिन पैसा कैसे दिया जा रहा ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके तो एक और बात है, खूब हल्ला मचता है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, और कहीं ना कहीं लगातार खूब बयान आते हैं। आपने कभी रामेश्वर शर्मा को सुना होगा, कभी आशीष शर्मा को सुना होगा, कभी उमाकांत शर्मा को सुना होगा, कभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना होगा। सब कहते हैं कि इस मामले में कठोर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी को कई दफा गाहे बिगाहे कहा ही जाता है, माना ही जाता है कि सनातन को मानने वाली पार्टी है, हिंदुज्म को मानने वाली पार्टी है, लेकिन उसी पार्टी के राज में इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब आप देखिए आश्चर्य की बात, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इस मामले में बड़ी बड़ी जांचें की बात कहती है, बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, इतने सारे बयान है, अभी हम आपको सुनाएंगे, हो कुछ नहीं रहा है। मतलब जिस स्तर पर होना चाहिए, पुलिस अपने स्तर पे कर रही है, लेकिन सरकारी स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। लेकिन पहले सुन लीजिए कितने सारे बयान है सियासी चेहरों के, एक के बाद एक।
सर आप देखिए किस तरह की स्थितियां बन रही हैं जो अभी तक के मुस्लिम युवाओं के नाम आ रहे थे लव जिहाद में, अब लड़कियों के नाम आ रहे हैं। भोपाल में मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो हिंदू लड़कियों को बहला रही फुसला रही हैं और फिर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखो, पुलिस हमारी सरकार ने नज़र रखी इन पे, मुस्लिम पे। अब उनने धीरे से महिला आगे कर दी है, लेकिन हमारी सरकार इस पर पूरी तरह नज़र रखी हुई है और सरकार नज़र के अलावा इन पर इतनी कड़ी कार्रवाई करेगी, इतनी कड़ी कार्रवाई करेगी, हम इस कार्रवाई की मांग भी करेंगे। क्या है कि एक तो जितने भी ब्यूटी पार्लर चलते हैं, हमारी सरकार और शासन इस पर नज़र रखे। एक जिम चलती हैं, जिम पे भी नज़र रखी जाए। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि इन पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जरिए अब ये खेल शुरू कर दिए इनने, और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हम आप मांग करेंगे आज। लेकिन इसके साथ साथ क्या विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाने की जरूरत आपको, क्योंकि इतने ज़्यादा मामले आ रहे हैं। कल ही जो बाग सिवनिया का मामला आया, ये रुक नहीं पा रहे ना सर। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है किसी पैटर्न द्वारा वो शुरू करते हैं, फिर उसका पैटर्न बदल देते हैं, तब तक समझ में आती है, तब तक ये गेम होने लगता है। तो ये पैटर्न बदला है, उससे पहले हमको सक्रिय होना पड़ेगा। पेरेंट्स की भी थोड़ी गलती है इसमें, लापरवाही है किसकी? पालकों की, माता पिताओं की। अच्छा देखो, माता पिताओं को भी नज़र रखनी पड़ेगी। क्या सरकार नज़र रख रही है, ऐसे माता पिता को भी तो नज़र रखनी है ना अपने को, अपने परिवार में। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, हमको भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी जनता इस पर अगर ध्यान नहीं देगी, तब तक ये चीज़ें कम नहीं होंगी। और ये चीज़ें ये क्या है कि जितने भी कोई भी, तो जैसे आतंकवादी होते हैं, वो किसी भी नज़रिए से कोई काम करते हैं तो उनको समझ में आती है कि सरकार को मालूम पड़ेगी, तो वो दूसरे तरीके रास्ते से न आने लगते हैं। तो हमको ये सारे रास्ते ब्लॉक करने होंगे, जितने भी रास्ते हैं सब ब्लॉक करने हैं। तो सारे रास्ते ब्लॉक करने पड़ेंगे। इस मामले में प्रीतम लोधी बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, निश्चित इसको कंट्रोल होना चाहिए, और जो इस तरह के आताताई है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कारण है? क्या पालकों की, पेरेंट्स को भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, समाज की भी बनती है? समाज की बनती है, माता पिता की बनती है, और अगल बगल के पड़ोसियों की बनती है ये चीज़, कि थोड़ा उन पर नज़र रखें की बात होती है। अब मुस्लिम महिलाएं भी जो हैं वो लव जिहाद जैसे मामलों में शामिल लगातार नजर आ रही हैं। उनके लिए धर्मांतरण करना एक जिहाद है, और जब कट्टर मजहबी मानसिकता समाज के छोटे छोटे बच्चों में चले जाती है, तो वह इसी तरह परिलक्षित होती है। पूरे भारत को गजबाए हिंद बनाना और धर्मांतरण करके हिंदू बेटी बेटियों को, अन्य मतावलंबियों को इस्लाम में शामिल करना, ये एक बहुत पुराना षड्यंत्र है और अब व्यापक पैमाने पर होने लगा है। लेकिन हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो संगठन है, हमारा जो समाज है, अब पहले से अधिक जागरूक हुआ है, और धर्मांतरण जबरिया करने वालों के लिए, पहचान छुपाकर धर्मांतरण करने वालों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार का कठोर कानून मौजूद है। सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए, एक आध एक्शन जिसके बाद एक मैसेज चला जाए। सरकार ने कानून बनाया है, धर्म स्वातंत्र अधिनियम, और लव जिहाद के मामलों पर बड़ी कार्रवाइयाँ मध्य प्रदेश में हुई है। जिम चलाने वाले हों या फिर पहचान छुपाकर अन्य तरीके से बेटियों को बहलाने फुसलाने वाले, उनके साथ दुष्कृत्य करने वाले लोग हों, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। थैंक यू। तो सत्ता पक्ष के विधायक भी ये पूरी तरह से मान रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर एक बड़े एक्शन और बड़े कानून की जरूरत अभी और है। बड़ी बात यह है कि इतनी सियासी बयानबाजी हुई, इतनी लंबी फहरिस्त है गौरव, सब आते हैं, अपना ज्ञान दे के चले जाते हैं, उबाल मचाते हैं, वोट भी ले जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जितनी गंभीरता से आपने इन तमाम चीज़ों को बताया, पुलिस भी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं पुलिस की लापरवाही हम सीधे तौर पे कह रहे हैं, क्या पुलिस पर भी दबाव होता है? एक बात। दूसरी बात, जो नया ताजा मामला है जिसमें आपने अलग अलग जगहों पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, वो भी हम इसके ठीक बात बताएंगे, गौरव से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। परेशानी कहाँ है? जैसे आप बता रहे हैं कि फंडिंग के बारे में पता नहीं चल पा रहा, अपराध लगातार होते जा रहे हैं, रुक नहीं पा रहे, परेशानी कहाँ पर है, इसकी जड़ कहाँ है? देखिए, अगर इस तरह के अपराधों को हम लेके देखें तो हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस कर्मचारी नहीं लग सकता। ये समाज की जागरूकता का विषय है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि कहाँ हमें जुड़ना है, कहाँ हमें रिश्ते में आना है, कहाँ नहीं आना है, कहाँ हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा सामाजिक जागरूकता, कानून में पुलिस की थोड़ी सी तेज़ कार्रवाई और लोगों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है इस तरह के मामलों को कम करने। एक बार ज़मीनी हकीकत और समझ लीजिए। इस पूरे मामले में गौरव ने जिस तरह से अलग अलग जगहों पे गए, वहाँ की परिस्थितियाँ दिखाई, स्थितियाँ दिखाई, जहाँ अपराध हुआ, जहाँ जांच हुई, सब जगह की।
देखिए अलग अलग जगह पे गौरव गए, उन्होंने क्या समझा, क्या जाना, और शायद इससे आप भी समझ पाए कि इस अपराध को कैसे रोका जा सकता है। युवतियों को जाल में फंसाकर धर्मांतरण करने, दुष्कर्म करने और देह व्यापार में धकेलने के इस मामले की अब परतें खुलती जा रही हैं। ये गिरोह गरीब घर की लड़कियों को टारगेट करता था और फिर उन्हें गुजरात और मुंबई तक सप्लाई करता था। छत्तीसगढ़ और भोपाल की रहने वाली 2 युवतियों की शिकायत पर अमरीन आफरीन और चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमरीन और उसकी बहन आफरीन ने पहले उन्हें घरेलू काम के बहाने उन्हें अपने घर में रखा, फिर उन्हें पार्टी, क्लब और पब ले जाकर अमीर युवकों के सामने परोसा गया। विरोध करने पर जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा, और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। आमरीन, चंदन, उसके बाद अब्बास नगर जो उनका घर है, वहाँ भी उनके कुछ लोग हैं जो उनके भाई लोग हैं, वो भी कुछ गलत व्यवहार करते थे, गलत करते थे, मौका छोड़ते नहीं थे वो लोग। यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। आरोपी अमरीन है, आफरीन है और चंदन यादव, याशिर और जमाल है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अमरीन का साथी चंदन यादव धर्म परिवर्तन कर चुका है और उसी ने सबसे पहले दुष्कर्म किया। इसके बाद अमरीन के साथी बिलाल ने और यासिर ने भी दुष्कर्म किया। वहीं मामले में चानू नाम के शख्स को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अमरीन के मोबाइल में कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप्स और युवतियों की तस्वीरें मिली हैं। गिरोह के तार गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई तक जुड़े हैं। महिला फरियादिया की रिपोर्ट पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक इसमें 3 आरोपियों को राउंड अप किया जा चुका है और इसमें पूछताछ जारी है। 3 अन्य आरोपी है जिनके लिए हमारी टीमें रवाना है। शीघ्र ही अन्य आरोपियों की भी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। जो महिला जो पीड़िता है उसके द्वारा ऐसा बताया गया है कि ऐसा ये इनके द्वारा दबाव बनाया जाता था कि तुम इसको अपना लो। जिन दोनों बहनों पर इस गिरोह को चलाने के आरोप लगे हैं वो पहले एक बस्ती में रहती थी, लेकिन अब वो एक लग्जरी लाइफ जी रही हैं। धर्मांतरण के मामले में 2 महिलाएं आरोपी गिरफ्तार हुई है, जिसमें एक का नाम आमरीन और दूसरी का नाम आफरीन है। दोनों बहनें हैं और पहले एक इस्लाम एरिया में रहती थी, लेकिन अब एक आलीशान सोसाइटी में एक फ्लैट में रह रही थी। ये वही फ्लैट है जहां पे आमरीन और आफरीन रहते हैं और अभी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, रिमांड पर है, क्योंकि एक बड़ा मामला भोपाल में सामने आया है बागसवरिया थाना क्षेत्र में, जहां पर 2 पीड़िताओं ने दोनों ही महिलाओं पर और उनके कुछ साथियों पर धर्मांतरण करने, दुष्कर्म करने, उनको ब्लैकमेल करने और यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है, जिसमें से अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक चंदन यादव है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो आमरीन का पति है, आमरीन के साथ रहता था, उसका दोस्त है और उसने भी अपना धर्मांतरण किया हुआ है। दोनों ही पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है और देखने वाली बात होगी कि जांच में और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि बात सामने आ रही है कि और भी पीड़िताएं हो सकता है इस मामले में सामने आए। इस पूरे घटनाक्रम को समझे तो इंस्टाग्राम के जरिए दोनों पीड़िताओं से सबसे पहले संपर्क किया गया। दोनों आरोपी बहनों के साथ चंदन ने सबसे पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता को अहमदाबाद भी ले जाया गया और फिर वहां यासिर ने दुष्कर्म किया। मुंबई तक पीड़िताओं को ले जाया गया और वहां भी उन्हें सप्लाई किया। नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल का लालच दोनों पीड़िताओं को दिया गया। क्लब पार्टी में जबरन ले जाया गया और एमडी ड्रग्स पीने के लिए मजबूर किया गया। नमाज पढ़ने और धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। बिलाल और यासिर के अलावा चानू नाम के शख्स को आरोपी बनाया। इस मामले को उजागर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे थे। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इसमें और भी कई पीड़िताएं हो सकती हैं। इस मामले में दोनों आरोपी महिलाएं ड्रग्स से लेकर देह व्यापार तक का कारोबार चला रही थी। पहले से ये माहिरा और अमरीन थी, अफरीन और अमरीन, तो उन लोगों के द्वारा हमने फिर उस पर कार्रवाई करवाने के लिए। चंदन यादव 10 नंबर पे स्पा सेंटर चलाता है, उधर से ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। और अमरीन भी स्पा में ही काम करती है और एमडी का काम भी वो करती है। गुजरात से एक मकसूद नामक आदमी आया था जो 80 लाख की वॉल्वो कार से आया था और वो इनको इनका रिश्तेदार बता रहा था। तो मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि आप मकसूद के ऊपर
अच्छे से अच्छी कार्रवाई करें और पता लगाएं कि वो है कौन, आखिर में उसका इस मामले में उसका क्या हस्तक्षेप है या फिर क्या उसका रोल है। पुलिस की जांच में आए तथ्यों के बाद मानव तस्करी के एंगल से भी जांच शुरू हो गई है। मामले में अमरीन, आफरीन और चंदन यादव गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। आरोपियों की रिमांड लेकर पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि मामले में और भी पीड़िताओं के नाम सामने आए। फिलहाल आरोपियों के मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। भोपाल से INS 24/7 के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो अब आप ये देखा आपने कि अपराध कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और अपराध के पीछे मंशा क्या होती है। दरअसल हम बार बार सुनते हैं बहुत सारी कहानियां उन युवाओं को जो कम पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षा का स्तर कम होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता, उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं। ऐसे ख्वाब जिसमें हर कोई बहक जाए। पहले उन्हें ख्वाब दिखाए जाते हैं, फिर वो दूसरों को ख्वाब दिखाते हैं और इस तरह की शुरुआत होती है। लेकिन इस पे हंगामा भी है सियासी बयानबाजी के साथ। बड़े सारे संगठन हैं, कौन कौन से संगठन हैं आपने देखा होगा, खूब कहीं कभी इसका प्रदर्शन कभी उसका प्रदर्शन। पहले तो कौन कौन से संगठन हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, संगठनों की बात करें तो संगठनों का तो मैं ये कहूँगा कि जब संगठनों के पास इस तरह के मामले आते हैं, थाने आते हैं, नारेबाजी करते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, केवल अपना एक प्रचार करते हैं। बिल्कुल। उनको पीड़िताओं से कितना मतलब होता है, इस तरह के मामलों में जो फरियादी होते हैं उनसे कितना मतलब होता है, ये हर व्यक्ति समझ सकता है, क्योंकि उनके पीछे भी एक राजनीति होती है। तो सही मायने में जो व्यक्ति झेलता है या जिस व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है, असली दर्द उसी को पता होता है और आखिरी तक जंग भी उसी को लड़नी होती है। राजनीतिक दल हों या ऐसे जो संगठन होते हैं, वो केवल तभी तक खड़े रहते हैं जब तक इन लोगों को मीडिया दिखा रहा होता है या तब तक हम उनकी बाइट ले रहे होते हैं। कैमरे गायब, ये भी गायब, कैमरे गायब, ये भी गायब, ये हमने भी देखा है। लेकिन ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम धर्म को बचा रहे हैं। धर्म को इस तरह से, धर्म को जागरूकता से बचाया जाता है। अच्छा, ये मतलब वो वैसी वाली बात हो गई ना, जैसे कि ये वही संगठन होते हैं जो वैलेंटाइन डे पे भी प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज में भी पहुंच जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। हमारे संविधान में धर्म के प्रचार का अधिकार दिया हुआ है। यह हमारा, ये सभी का, मतलब भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी का ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार करें। हाँ, लेकिन किसी को लालच देकर या किसी के ऊपर दबाव डालकर उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये संविधान में भी अपराध माना गया है। अब ऐसे में इसी आधार पर एक कानून आया है। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं, तो एक ये विषय ज़रूर उठता है कि कानून होने के बाद भी इस तरह के अपराध क्यों हो रहे हैं। तो बात वहीं आकर रुकती है कि ऐसे में केवल और केवल जागरूकता से ही लोगों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। एक आखिरी सवाल है, आप लोगों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। मुझसे बेहतर गौरव ही समझा पाएंगे, क्योंकि गौरव ने इस पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि को समझा है, और वो ये है सामाजिक जिम्मेदारी। खुद उनकी जो इस अपराध का शिकार हो रहे हैं, उनकी जो इन पीड़िताओं के माता पिता हैं, उनकी जो इस पूरी पीड़िताओं के धर्म के ठेकेदार हैं। सामाजिक जिम्मेदारी किस तरह की होनी चाहिए, कितनी अवेयरनेस की जरूरत है इस पूरे मसले पर, गौरव? देखिए, अवेयरनेस बच्चों को सिर्फ पेरेंट्स ही समझा सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं उन बच्चों को पेरेंट्स संभाल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उनके लिए क्या किया जाए। तो उनके लिए सही मायने में तो कोई रास्ता या कोई कदम सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है तो ही ज़्यादा बेहतर है। हालांकि एक कानून ज़रूर यहाँ पर है कि जो उनको एक तरीके से सुरक्षा मुहैया कराता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो थाने जा सकते हैं, अपना जो आबिती है वो तो पुलिस को बता सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अभी भी कानून की कुछ लचरता और बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने से रोकते हैं, और इसी की वजह से इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही कहेंगे कि एक सख्त और कानून लाने की ज़रूरत है, थोड़े से प्रावधानों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। सामाजिक जागरूकता की बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत सामाजिक तौर पर महसूस की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि जिस तरीके के मामले आ रहे हैं तो दो धर्मों की एक तरीके से लड़ाई की तरह इसको पेश किया जाता है, जबकि इसको धर्मों की लड़ाई की जगह पर मानसिकता की लड़ाई पर पेश किया जाने पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता की बात है। बिल्कुल, ये मानसिकता की बात है और इसकी क्रोनोलॉजी से भी इसको समझा जा सकता है। शुरुआत इसकी हुई थी उस जमाने में जब ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण किया। तब भी जो तबका था, जो शिकार था, वो कमजोर वर्ग था, वो आदिवासी वर्ग था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो वर्ग था जिसके पास पैसा नहीं था। उसको लालच दिया गया, लालच सुविधा पैसों का दिया गया। धीरे धीरे फिजा बदलती रही, यानी कि मौसम बदलते रहे, तरकीबें बदलती रही,
तरकीबें बदल के ये एक अलग तरीके से शुरू हुई। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये और भी लोग कर रहे हैं, फिर इसको लव जिहाद के रूप में देखा गया। 21 में कानून लाया गया, उसके बाद जब मामले सामने आने लगे तो लोगों की समझ में भी आने लगा। लेकिन इसको सिर्फ समझना जरूरी नहीं है, इसके लिए जागरूक होना भी जरूरत है। जैसा कि आज एक मामला है जिसमें कुछ जिहादी मानसिकता की महिलाओं द्वारा कुछ महिलाओं को काम पे रखकर उनके साथ कुछ जिहादी व्यक्तियों द्वारा संबंध बनवाकर उन्हें ड्रग्स का आदी बनाकर उनके साथ गलत काम करवाया गया, उन्हें कुछ देह व्यापार के काम में धकेला गया। ऐसा काम आए दिनों चल रहा है, जिसपे हम लोग हमारे शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जो ऐसे काम में शामिल है, जितने भी लोगों का नाम एफआईआर में आता है, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे काम जो करवा रहे हैं, उन सभी के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसा हम शासन प्रशासन से ऐसी मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो कमजोर है उनकी सहायता अगर आप करेंगे तो दूसरों से मदद मांगने नहीं जाएंगे। और सहायता की शुरुआत आपके घर से, आपके परिवार से, आपके समाज से होगी। तो ये लड़ाई मजहब की नहीं है, ये लड़ाई समाज की है। और इसी उम्मीद के साथ कि इस तरह की घटनाएं आप और हम सब मिलकर रोकेंगे, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और पुलिस की नहीं समझेंगे, तो शायद इस तरह की घटनाएं जल्द रुक पाएंगी या कम हो पाएंगी। फिलहाल मुझे और गौरव को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।